चैप्टर का नाम बता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। मॉलिक्यूलर पहले देखेंगे थ्योरी ऑफ द मैटर क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है? मॉलिक्यूल किससे बने वाले होते हैं? हाँ, छोटे छोटे एटम एक साथ में मिलके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो कोई भी स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी एलिमेंट का, कौन सा होता है वो? एटम, राइट। और यहाँ पे एटम जो होता है, एक एलिमेंट का एटम जो है वो आइडेंटिकल होता है दूसरे एलिमेंट के एटम से भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ओके, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। तो वहां पे जो हाइड्रोजन है, दोनों भी हाइड्रोजन अलग अलग है या आइडेंटिकल होते हैं? आइडेंटिकल, दैट इज द सेम। ओके, तो एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या बोला गया है? ये जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, ये कंबाइन करते हैं और एटम्स मिल मिल के, जैसे H2O है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे H2O में कौन से आइटम है बता? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। ये तीनों भी क्या कहलाते हैं? एटम्स। ये तीनों भी एटम कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? H2O। और H2O क्या होता है? मॉलिक्यूल। सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द डिफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, राइट। क्योंकि अगर हम लोग इसकी अरेंजमेंट देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसा नहीं लगे वाला होता है। कैसा लगे वाला होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये एक दूसरे को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं। ओके, हाँ। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला होता है वो कहलाता है लॉ ऑफ द मल्टीपल अप्रोपोर्शन। सिंपल लॉ है, अगर दो एलिमेंट्स होते हैं, ओके, वो फॉर्म करते हैं मोर देन द वन कंपाउंड, तो उसमें सिंपल सी चीज क्या होती है? जो मास होता है वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अनदर एलिमेंट, राइट। हम लोग सीधा सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले तो चैप्टर का नाम बता। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। अब हमारा ओरिजिनल जो है वो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी नाम दिया वाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, गैसेस ये क्या होते हैं? गैसेस क्या होते हैं? तुम्हारे दिमाग में गैस बोले तो क्या आता है? ऐसा ऐसा कुछ तो भी, हाँ, क्या होता है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ओके, सही है वो भी। फ्रीली मूविंग पार्टिकल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में गैसियस जो होती है वो एक क्या कहलाती है? स्टेट। ओके, ऐसे अपने कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? तीन। तो गैसेस, और ये एक क्या हो गई है? स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, सो अगर हम लोग लिखेंगे व्हाट आर द गैसेस, इट इज द स्टेट ऑफ द मैटर। तो गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है इस जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। सॉलिड भी, सारे देखो, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गए, तीनों भी किससे बने वाले हैं? एटम से, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो देख लिया था। अब जो एटम है सॉलिड में कैसे रहते हैं बताओ? फिक्स रहते हैं। लेकिन गैसेस में वो फिक्स होते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए गैसेस के बारे में क्या लिखेंगे? गैस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं? देज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। और एक ही साइड में रहते हैं या रैंडम मोशन में रहते हैं? रैंडम मोशन। सो इन विच जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, राइट। और ये जो रैंडम मोशन होता है उसके वजह से जो गैस होता है उसको कोई भी शेप एंड साइज होता है क्या? होता है, ओके। बिना शेप एंड साइज के नहीं होता। कोई भी एक डिफाइनाइट शेप एंड साइज नहीं होता। ओके, डिफाइनाइट का मतलब प्रॉपर नहीं, फिक्स। ओके, फिक्स कोई भी
आप लोगों ने गैसेस देखे होंगे, तो उनको शेप या साइज होता है क्या? होता है, रैंडम होता है ना, कुछ भी डिफाइनाइट होता है क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? देज नॉट हैव डू नॉट हैव क्या क्या नहीं है इनके पास में? रैंडम, सॉरी रैंडम नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफाइनाइट। सो डू नॉट हैव द डिफाइनाइट। डिफाइनाइट का ही मतलब क्या हो जाएगा? इट इज द फिक्स। कौन सी चीजें नहीं है? हाँ, सो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक तो है उसके पास में शेप और दूसरा होता है साइज। तो ये वाली डेफिनेशन किसकी हो गई? हमारी गैसेस की। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक कंटेनर है, या ये यहाँ पे तो हम लोगों ने क्यूब निकाल के रखा है। अगर हम लोगों को घर पे इमेजिन इमेजिन करने का है, तो गैस पे हम लोग ऐसा क्लोज वाला बर्तन रखते हुए, उसका नाम क्या होता है? इसमें हैंडल लगा होता है, कुकर। ओके। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्यूब इमेजिन करना है, और रसोई में किसको इमेजिन करना है? कुकर को। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैस है, तो गैस को कौन से कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, इसका मतलब क्या होता है? गैस कौन से स्टेट में होता है। तो गैस कौन से स्टेट में है, वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई क्वांटिटीज होनी चाहिए। सपोज कोई भी एक पर्सन है, तो उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए क्या रहता है? जब भी पुलिस उसको, कोई किसी भी चोर को पकड़ती है, नाम तो कुछ भी बता सकता है। ठीक है। तो हाइट, वेट, कलर कैसा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, मतलब ये उस पर्सन के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टीज को पुलिस वाले ने क्या क्या नाम दिया था? हाइट, वेट, ये क्या हो गए? क्वांटिटीज। वैसे ही ये हमारा कौन होता है? गैसेस। तो गैसेस के को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए? क्वांटिटीज। तो हम लोग यहाँ पे मतलब लिख के रख देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि स्टेट ऑफ द गैसेस। स्टेट ऑफ गैसेस इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटिटीज। अब बताते जाओ कौन से क्वांटिटीज से हम लोग इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुकर है, ठीक है। अब कुकर को बंद कर दिया, तो कुकर के अंदर कौन आ गई? अभी गैस। अभी तक चालू किया है क्या आप लोगों ने गैस? नहीं। तो उस गैस के पास में कौन सी क्वांटिटीज आ गई? गैस का के ऊपर क्या लगता है? प्रेशर। कितना है फिलहाल में? जितना रूम में है। रूम में कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। मतलब वो इसके अंदर जो भी गैस है, उस गैस का क्या रहने वाला है? प्रेशर। तो एक क्वांटिटी हो गई। इस क्वांटिटी का नाम क्या होता है? दिस इज द प्रेशर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल पी। दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है बताओ? कुकर छोटा हो सकता है या फिर कुकर बड़ा हो सकता है। बड़े और छोटे कुकर में क्या डिफरेंस होता है? हाइट में नहीं, कितना स्पेस रहता है, एंड स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। ओके। तो दूसरा, गैस की कौन सी क्वांटिटी आ गई? वो होती है वॉल्यूम, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर कुकर में हम लोगों ने गैस ऑन कर दिया नीचे से, तो क्या बढ़ जाता है उसका? हीट देते हैं ना। हीट देते हैं तो क्या बदल जाता है? क्या बदल जाता है? कौन सी क्वांटिटी होती है? बाद में हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्या बढ़े वाला है? टेम्परेचर। ओके। इसलिए जब भी सीटी निकलती है, उसके सामने हाथ रख देना, फिर पता चल जाता है कि चिकन कैसे पकता है। ओके। हाँ। सो इसलिए तीसरी क्वांटिटी का नाम कौन सा हो गया है? दिस इज द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय सिंबल टी। तो एनी गैसेस, जो कोई भी गैस होती है, उसका स्टेट पता करने के लिए हम लोग उसको तीन क्वांटिटी से डिस्क्राइब करते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। इनके आपस के जो रिलेशन रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉज। तो स्टेट्स ऑफ गैसेस आर डिस्क्राइब बाय द क्वांटिटीज। नाम बताओ? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। शॉर्टकट में क्या है? पीवीटी। ओके। इनके बीच में का जो रिलेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में का रिलेशन होता है? प्रेशर, उसके बाद में वॉल्यूम, एंड तीसरा होता है टेम्परेचर, इज कॉल्ड एज द गैस लॉज। ओके। इज
गिवन बाय द गैस लॉज, राइट। गैस के जो लॉज होते हैं वो बेसिकली हमारे 3 गैस लॉज होते हैं, राइट। पहला वाला जो गैस लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द चार्ल्स लॉ, राइट। दूसरा वाला जो लॉ होता है वो होता है दिस इज द गाय लुसैक्स लॉ, गाय लुसैक्स लॉ। और जो तीसरा वाला लॉ होता है दैट इज द बॉयल्स लॉ। ऐसे कितने लॉ आ गए हैं हमारे पास में? 3 गैस लॉज आ गए हैं। 3 गैस लॉज क्यों आए वाले हैं? क्योंकि 3 क्वांटिटीज है। कौन से 3 क्वांटिटी? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। अगर इनमें आपस में रिलेशन दिखाने का रहा तो तीनों का भी अगर आपस में रिलेशन एक साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए तीनों में से एक क्वांटिटी को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और बाकी फिर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में उसका रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले लेना होता है चार्ल्स लॉ। यूजुअली अपने बुक्स में ये जो सीक्वेंस होता है वो लिखा जाता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द गाय-लुसैक्स लॉ, राइट। यहाँ पे मैंने कौन सा सीक्वेंस दिया वाला है? चार्ल्स लॉ, गाय-लुसैक्स लॉ एंड तीसरा होता है बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कौन से क्वांटिटी है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। तो यहाँ पे किसी ना किसी क्वांटिटी को आप अपने को रखने का है कांस्टेंट। तो सेम सीक्वेंस यहाँ पे रखने का। यहाँ पे कौन कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर। मतलब बाद में ये ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो पहला वाला देखेंगे वो कौन सा वाला लॉ है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट हो गया है? प्रेशर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट द कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं दिस इज द एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दो क्वांटिटी बची वाली है। कौन सी क्वांटिटी है? वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। तो आप लोग देखो गैस है, गैस को हीट दे दो, गैस का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो बलून जो है वो फूलता है या छोटा हो जाता है? खुलता है ना? खुलता है मतलब क्या बढ़ गया उसका? वॉल्यूम। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन से एट द कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature. That means we can write down as a V is directly proportional to the टेम्परेचर। इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? कांस्टेंट। सो वी कैन राइट डाउन इट एज अ v डिवाइडेड बाय t, दिस विल बी अ कांस्टेंट, ओके। लेकिन एक्चुअल वाला रिलेशन कौन सा है? वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर सेकंड वाला कौन सा वाला लॉ है? दिस इज द गाय लुसैक्स लॉ, राइट। देखने वाले हैं गाय लुसैक्स लॉ के बारे में। गाय लुसैक्स लॉ में कौन सा वाला चीज कांस्टेंट है? जल्दी से बताओ। वॉल्यूम। तो क्या लिखते जाओ? तुम लोग ही बताते जाओ। एट द कांस्टेंट, कौन सी चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये जो भागने वाले मॉलिक्यूल्स है और फास्ट फास्ट भागेंगे और ज्यादा जोर से टकराएंगे दीवार पे। उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब प्रेशर और बचा कौन सा वाला है? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो अपने पास में कौन सी चीजें वाले बचे वाली है? एक तो होता है वो कहलाता है प्रेशर और दूसरा होता है टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन से द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। खुद ही बता दो नेक्स्ट क्या क्या लिखते जाने का? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। अगर इसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? P divided by T, this will be is equal to the constant. Okay. तीसरा वाला लॉ कौन सा है हमारा वो बता दो। दिस इज द बॉयल्स लॉ। कौन सी चीज कांस्टेंट बाकी है? टेम्परेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो हमारे पास में कौन सी चीजें बाकी है? प्रेशर एंड द वॉल्यूम। बलून लो, बलून के चारों साइड से उसके ऊपर प्रेशर लगाओ तो बलून के साथ में क्या होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है?
छोटा हो जाता है, मतलब क्या हो गया वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर द टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो कौन सी चीजें हैं, द प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन द वॉल्यूम, राइट। तो इसको अगर हम लोगों को सिंबल्स में लिखने का है तो क्या लिखेंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे तो V को यहाँ पे इस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा, PV इज इक्वल टू, ये होता है कांस्टेंट। तो ऐसे हमारे पास में कितने गैस लॉज आ गए हैं, 3। कौन से, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक्स लॉ एंड द बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर, देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गाय-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड तीसरा होता है बॉयल्स लॉ, जिसमें कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, दैट्स व्हाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, और जो भी इंसान सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल इंसान। ओके, कोई भी गैस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी उसको कौन सी गैस बोलेंगे, आइडियल गैस। सो व्हाट इज आइडियल गैस, गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस। मतलब वो गैस ने सारे के सारे ये जो इक्वेशंस है वो फॉलो करने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। लेकिन आइडियल गैस नाम की कोई गैस होती है क्या, एक्चुअली में जो गैसेस है वो कोई सारे गैसेस कभी भी सारे कंडीशंस में इन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आइडियल गैस कैसी होती है, इमेजिनरी गैस है। और एक्चुअल में जो गैसेस होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल गैसेस। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो व्हाट इज आइडियल गैस, imaginary gas which follows the all the gas laws. Okay, and what is real gas, it is the actual gases which do not follow all the gas laws at all the conditions. Okay, तो ये वाला हो गया है हमारा गैस के लॉज। मतलब इन तीनों को भी अगर कंबाइन कर दिया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आइडियल गैस का इक्वेशन। तो में हम लोग जाते हैं, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उस आइडियल गैस इक्वेशन पे जाएंगे। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, बनाने का कैसा है, व्हाट इज आइडियल गैस, गैस विच फॉलोज द ऑल द गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस ने तीनों भी लॉ फॉलो किए वाले हैं। पहले लॉ का नाम बताओ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का इक्वेशन, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन, पी कांस्टेंट है, मतलब कौन है वहां पे चार्ल्स लॉ में, v डिवाइडेड बाय t, दिस विल बी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। दूसरा वाला गाय-लुसाक्स लॉ, गाय-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, p डिवाइडेड बाय t, दिस इज द कांस्टेंट। और तीसरा वाला लॉ कौन सा होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, pv इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हो गया। तो हम लोग इन तीनों भी अभी जो इक्वेशंस है इन तीनों भी इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, पहले इक्वल टू लिख देते हैं, राइट साइड में कौन है बताओ, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द अ कांस्टेंट। न्यूमरेटर में कौन कौन है बताओ, पहले इक्वेशन में वॉल्यूम, दूसरे इक्वेशन में प्रेशर, और तीसरे इक्वेशन में प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो अब सारे के सारे न्यूमरेटर में आ गए। डिनोमिनेटर में कौन कौन है बताओ, टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे कौन आ गया, टी। और जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं एज अ आर, कैपिटल आर। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, दिस इज द पीवी डिवाइडेड बाय टी, दिस विल बी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट। क्योंकि गैस लॉ का है इसलिए कांस्टेंट कौन सा हो गया, वो गैस कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन विल बिकम द PV इज इक्वल टू कितना होता है, RT। दिस इज फॉर द 1 मोल। ओके, ये वाला इक्वेशन रहेगा, दिस इज फॉर द 1 मोल। बट इफ वी आर कंसिडरिंग
n moles, मतलब this is for the n number of the moles. तो n number of moles के लिए ये जो इक्वेशन है वो बन जाता है PV इज इक्वल टू nRT, और ये वाला कौन सा इक्वेशन है? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें से वेरिएबल चीजें कौन सी बताओ? PV और T तो हम लोगों ने यहां से लिया। कौन कौन है? N एंड द R, वेयर R इज द कांस्टेंट और उसका नाम क्या है? गैस कांस्टेंट। सो दिस इज द गैस कांस्टेंट, और ये जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.314। उसको मैं मजाक मजाक में 8 पाई भी बोलता हूँ, ओके, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, लेकिन ऐसा बोलने का नहीं है। हाँ, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 8.314। सो पीवी इज इक्वल टू कितना हो गया? एनआरटी। दिस इज द ideal gas equation where R is the gas constant and N is the number of the moles। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, अब ये एक मोल नाम की चीज क्या होती है वो भी देखेंगे। पहले लोगों को क्या देखने का है? व्हाट इज द वन मोल और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वो देखने के। तो किसी को पता है क्या मोल क्या होता है? हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा था 11th क्लास में। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? पहला मास, वॉल्यूम। वॉल्यूम था क्या? नहीं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद में बटन चालू करो। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, उसके वजह से लाइट लगता है, मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, उसके वजह से क्या दिखाई देता है, कौन सी चीज कितनी है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कौन सी चीजें थी बताओ? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं उनमें से पहला और आखिरी क्वांटिटी का नाम क्या है बताओ? मास एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, मास में हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं? मोल में। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम का किस्सा क्या होता है? समझे वाला है क्या? नहीं, ठीक है। मास क्या है वो सीधा सीधा समझने वाला है। सीधा हम लोग उसको क्या मेजर करते हैं? उसका वेट। ओके, तो मतलब वो क्या बन जाता है हमारा? mg, राइट। सो मास पता है। अब आप लोगों को क्या नहीं पता है? द मोल का कॉन्सेप्ट नहीं पता। मोल की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ये बताने के लिए हम लोग सबसे पहले फिर से एक क्यूब को बना देते हैं। क्यूब मतलब एक कोई भी कंटेनर ले लिया या फिर कप ले लो, ठीक है। उस कप में यहाँ पे वाटर को फिल करके रख देना। फिर उसमें हम लोगों ने जो अपना सलाइन लगाते तब क्या चढ़ाते? ग्लूकोज ना। ग्लूकोज इसमें ऐड ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ऐड कर दिया। ग्लूकोज को कैसे ऐड किया? चम्मच भर के ना। चम्मच भर के लिया, मतलब क्या लिया हम लोगों ने? मास। फिर उसको कहाँ पे ऐड किया? वाटर में। तो वो अभी चम्मच भर दिखता है या डिजॉल्व हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व हो जाना मतलब क्या हो गया? एक एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका है वाटर में। मतलब हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होके है, लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके है कि हर जगह पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है? अमाउंट कैसा रहेगा? सेम। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से 1 ml निकाला और यहाँ पे सपोज एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ से भी अगर 1 ml निकालेंगे तो यहाँ पे भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना रहेगा? एक ही। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आ गया? तो मास में हम लोग क्या मेजर करते हैं? उसका वजन ले लेते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, ओके, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाला कहलाता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अरे अभी अभी क्या मेजर किया था? नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स। तो अभी हम लोगों को देखने का है कि एक मोल मतलब कितना है। एक मोल, मोल इज द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक मोल है मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अभी अभी मैंने बताया था। हम लोग वहां पे क्या डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल मतलब जो हमारे 0.013 है ना। तो एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो कितना अमाउंट लिया हम लोगों ने, 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ बुक्स में 0.624 भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना ले लिया वाला है, 2 3, क्योंकि यहाँ का पावर भी कितना रहेगा, 2 3, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। सो व्हाट इज वन मोल, हम लोगों ने क्या डिटरमाइन किया था। मोल मतलब कौन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कितने नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स रहेंगे। तो एक मोल मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ए वन मोल इज द 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है, number of the particles. Okay, number of particles or number of the gas molecules. Gas molecules, these are called as the one mole. और इसी को क्या बोला जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। याद है, ऐसा कुछ तो भी नाम सुने वाला है। सो इसलिए व्हाट इज द एवोगाड्रोस number. Avogadro's number is denoted by symbol Na. Avogadro's number मतलब कितना हो गया, Na। और Avogadro's number मतलब एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किसने बताया था, Avogadro's। दैट्स व्हाई Avogadro's नंबर कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल मतलब Avogadro's नंबर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने भी पार्टिकल्स है उसको अगर हम लोगों ने इससे डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नंबर ऑफ द मोल्स। समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा एवोगाड्रोस नंबर। तो अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ द मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, दैट इज द एन। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ द मोल्स। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है ये निकालने के लिए, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल एन, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल दिमाग में फिक्स भर के रखने के, क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आने वाले हैं। पहला वाला जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है एन इज इक्वल टू एन अपॉन द एन ए, राइट। एन अपॉन एन ए मतलब ये कौन होता है, ये देख लेते हैं। सो हियर एन मतलब कौन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। एन मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोगों ने क्यूब बनाया था ना अभी, ये क्यूब में हम लोगों ने क्या क्या लिए थे, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि गैस को अगर हम लोगों ने किसी भी रूम में छोड़ दिया या फिर किसी सिस्टम में छोड़ दिया या फिर किसी भी क्यूब में छोड़ दिया तो उसमें गैस के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, राइट। उसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स। तो व्हाट इज एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर हो गया है, एवोगाड्रोस नंबर। और इसी को हम लोग सिंपली लिख देते हैं, दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर। हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, उसको भी हम लोग लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू एम अपॉन द एम नॉट, राइट। व्हाट इज एम, अगर गैस हम लोगों ने किसी भी क्यूब में छोड़ दिया तो गैस का क्या रहेगा, मास। ये जो पार्टिकल है इसका भी क्या रहने वाला है, मास। ये किसका मास रहेगा, एक मोल का मास। ये किसका मास रहेगा, एक मोल का मास। और यहाँ पे जितनी भी गैस है वो कौन से वाली रहेगी, टोटल मास ऑफ द गैस। तो कैपिटल एम मतलब कौन सा हो गया, टोटल। यहाँ पे देख के बताओ, ये कौन हो गया, नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, टोटल मास, मास ऑफ द गैस, राइट। नीचे कौन है, एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर मतलब इतना होता है, मतलब कितना हो गया, 1 मोल। तो किसका मास, 1 मोल का मास। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हियर n इज इक्वल टू m, मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ टोटल मास ऑफ द गैस, और डिवाइडेड बाय m नॉट, मतलब कौन हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास। ओके, तो इसको लिखा जाता है, दिस इज द मोलर मास। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला है, व्हाट इज द n, n मतलब द नंबर ऑफ द मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला है, दिमाग में फिक्स बेटा देने के, क्योंकि वो अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें बहुत बार आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला n अपॉन Na, एंड दूसरा फॉर्मूला m अपॉन m नॉट। तो व्हाट इज m नॉट, मोलर मास। ओके, मोलर मास का मतलब क्या हो गया है, मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस। गॉट इट। तो हम लोग जाने वाले हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स पे। अभी तक हम लोगों ने कौन सा वाला इक्वेशन पढ़ के रखा है, बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे अभी काफी सारे कांस्टेंट आने वाले हैं, और ये सारे कांस्टेंट अपने को एक साथ में रिलेटेड है। आइडियल गैस इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज द गैस कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें से कौन सा कांस्टेंट है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। कौन सा वाला कांस्टेंट है, बताओ, R। R मतलब कौन सा कांस्टेंट हो गया है, दिस इज द गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 हो गया। अब हम लोगों ने ये आइडियल गैस इक्वेशन जो लिखे वाला है, उसमें किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन की। एन की वैल्यू कितनी है बताओ, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन अपॉन कितना होता है, एन ए, एंड बाकी कौन सा बच्चे वाला है, दिस इज द आर इंटू द टी। सो कितना हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए आर इंटू टी। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है बताओ, R is constant and the Na is constant. So हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, N, this is R upon the Na, this will be a T, right? तो यहाँ पे चले जाएंगे इस साइड में, और फिर से क्या करेंगे, कौन सा कांस्टेंट है बताओ, R upon the Na, right? R upon Na, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। Na की वैल्यू कितनी है, 6.23 इंटू 10⁻23, राइट। अगर ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो इससे मिलके तीसरा कांस्टेंट बन जाएगा, और वो तीसरा कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज द केबी, विच इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम द 1.38 इंटू 10⁻23। So it is 1.38 into 10⁻⁻23। ये वाला कौन सा कांस्टेंट हो गया है, केबी, और केबी मतलब ही जो होता है, दिस इज द बोल्ट्जमैन्स, इट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे कौन सा इक्वेशन डाल सकते हैं, सो क्या लिख सकते बताओ, n इज इक्वल टू के बी टी, एंड यहाँ पे कौन रहेगा, पीवी। तो हमारे पास में आइडियल गैस के कितने इक्वेशन बन गए हैं, दो। कौन सा वाला, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी, एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा वाला हो गया, पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी, वेयर कैपिटल एन इज द not number of moles, it is the total number of the gas particles. Okay, so number of the particles of the gas। और यहाँ पे कांस्टेंट कितने आ गए, अब बताओ, तीन। कौन से, पहला वाला गैस कांस्टेंट, दूसरा एवोगाड्रोस नंबर, और तीसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आ गया।
तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट। इसके वजह से ही आइडियल गैस इक्वेशन फिर कितने होते हैं? दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और दूसरा पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन के बी